हेलो फ्रेंड्स। मैं BTS GSM टीम से राजेश लिहल। मेरे पास आज A51 फ़ोन आया था रीस्टार्ट कंडीशन में, और मैंने इसका CPU थोड़ा हीट किया तो ये प्रॉब्लम ओके हो गई। लेकिन मुझे ये बताया अभी ये दोबारा थोड़े दिनों के बाद वापस आएगी ये प्रॉब्लम। तो इसलिए मैं इस फ़ोन को प्रॉपर ठीक करने के लिए इसका CPU और रैम रीवॉल्व करने वाला हूँ। ये सारा प्रोसेस आज आपके साथ मैं ये शेयर करने वाला हूँ। ये इस टाइम मेरा फ़ोन बिल्कुल ओके चल रहा है, लेकिन मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता अभी दोबारा सेट इस कंडीशन में वापस आए। सबसे पहले मैं शील्ड उठाऊंगा। शील्ड उठाता हूँ मैं ज़्यादातर हीट से, SMD से 420 पे मैं शील्ड को गर्म करता हूँ। जैसे ही सोल्डर मेल्ट होता है तो तुरंत उसको उठाने की कोशिश करता हूँ और वापस हीट को हटा लेता हूँ। तो उससे क्या होता है, बोर्ड ओवर हीट नहीं होता और डैमेज होने का कम चांसेस रहते हैं। और ऐसे ना तो बोर्ड के प्रिंट खराब होते हैं और शील्ड भी बड़े आराम से उतर जाती है। और ये देखिए मैं वापस शील्ड यूज़ भी कर सकता हूँ, वापस भी लगा भी सकता हूँ इसको। अब इसके बाद स्क्रैपर डालने के लिए मैं सबसे पहले जगह बना लूँगा, और जो रास्ते में मतलब जहाँ पे मुझे लग रहा है अभी ये कम से कम कंपोनेंट हटाने से मेरा काम बन जाएगा, मतलब स्क्रैपर आसानी से मैं CPU के नीचे डाल सकता हूँ, तो वो उतने मैं कम से कम कंपोनेंट में उठा लूँगा। और कंपोनेंट पास में ही एक शील्ड वाली जगह पे सोल्डर है, वहाँ पे सेफ रखूँगा ताकि दोबारा वापस लगाने हैं तो मुझे ढूंढने ना पड़े, जहाँ गुम ना हो। और सबसे पहले मैंने उठाना है रैम को। और रैम उठाने के लिए 2008 से और हीट रखनी है मैंने 335 के आसपास और एयर 70 या 80 के आसपास। और ये बड़े आराम से रैम निकल आई। और इसके बाद जो ऊपर वाली ट्रे है इसको पहले ही से ही मैं खाली कर लूँगा, पहले ही खाली कर लूँगा। और पेस्ट लगाने के बाद आयरन से ही थोड़ा थोड़ा टच करना है ट्रे के साथ। आयरन या टिप जो है ना वो टच ना हो, बस ट्रे नहीं टूटनी चाहिए। और जो टिप के नीचे सोल्डर लगा है उसको बस थोड़ा थोड़ा ना सोल्डर के साथ, जो पुराना सोल्डर है उसके साथ टच करते जाइए, वो खुद ब खुद सोल्डर बाहर आने लगेगा। और इसके बाद थोड़ा और पेस्ट लगा के अब CPU बाहर निकालेंगे। अब मैं स्क्रैपर थोड़ा कम चौड़ा यूज़ करूँगा ताकि जो आसपास कंपोनेंट ना हिले और आसानी से ये CPU के नीचे जा सके। और हीट इस टाइम रखूँगा मैं 350 के आसपास, ईयर सेम 70 और 80 के आसपास। और मैं थोड़ा वेट करूँगा ग्लू और सोल्डर, स्पेशली सोल्डर अच्छे से मेल्ट हो जाए, स्क्रैपर खुद ब खुद CPU के नीचे जाए। ये देखिए बड़े आसानी से CPU उतर गया। और एक कंपोनेंट स्क्रैपर के साथ निकल गया था, इसको सबसे पहले मैं लगा ही लेता हूँ ताकि जो गुम ना हो जाए, इसको संभालने का मुझे कोई टेंशन ना हो। अब इसके बाद थोड़ा थोड़ा फ्लैक्स लगा के जो एक्स्ट्रा सोल्डर है तो मैं आयरन से पहले उसको हटा लूँगा। उसके बाद डीसोल्डरिंग बिक से थोड़ा और क्लीन करूँगा मैं। और आयरन नीचे बोर्ड पे ज़्यादा टच नहीं करना, और इसको थोड़ा हवा में ही रखना। हवा में मतलब सिर्फ सोल्डर के साथ ही बिट टच हो। और उसके बाद डीसोल्डरिंग विक को भी ज़्यादा जोर से रगड़ना नहीं है, बहुत आराम से। अब मैं 008 से जो थोड़ी बहुत ग्लू लगी है तो उसको क्लीन करना है। वॉश करने के बाद मैंने फिर वापस SMD के साथ, मतलब ये विक से इस तरीके से इन पैडों को साफ कर लेना है, पैड्स को साफ कर लेना है।
और इतनी देर में मैंने क्या किया, सीपीयू की ट्रे साफ करने के लिए या उसकी ग्लू थोड़ी नरम करने के लिए उसको सोल्यूशन में रख दिया। और मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ थिनर, या आप एसीटोन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कभी भी ज़्यादा फास्ट केमिकल यूज़ मत करो जो हमारी स्किन के लिए नुकसानदायक हो। भले ही थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए, लेकिन हेल्थ पहले, अपनी सेफ्टी सबसे पहले है। तो सीपीयू के पैड्स को और ग्लू को साफ करने के लिए आप प्री हीटर भी यूज कर सकते हो। इस प्री हीटर की हीट 190 या 190 से थोड़ी सी ऊपर होती है, तो इससे सीपीयू को नुकसान भी नहीं होता कुछ, और ग्लू भी बहुत अच्छे तरीके से साफ हो जाती है। और थोड़ा थोड़ा पहले मैं क्या करूंगा, जहां पे पैड पे कार्बन है तो उसको मैं पहले सोल्डर कर लूंगा ताकि जो अच्छी बॉल बन सके। और इससे क्या होता है, हर पैड पे बॉल अच्छे से जुड़ जाती है, नीचे मेल्ट होके बैठ जाती है। नहीं तो कई बार क्या होता है, हम रीबॉल करते हैं तो नीचे कार्बन होती है, तो वो नीचे सीपीयू को पैड को पकड़ नहीं पाती। इससे क्या होगा, हर बॉल अपनी जगह पे सही बैठेगी। अब मैं थोड़ा ड्राई पेस्ट जो पीपीडी है उसको मैं ट्रे में अप्लाई कर रहा हूं, मैं उसको फिल कर रहा हूं। चारों ओर ट्रे में मैं पीपीडी फिल करने के बाद इसको क्लीन कर लूंगा किसी साफ कपड़े के साथ। ऊपर ट्रे बिल्कुल साफ करनी है, एक्स्ट्रा पीपीडी वहाँ पे नहीं होनी चाहिए। और एक ट्रे में जो पीपीडी है वो दूसरी ट्रे के साथ मिली नहीं होनी चाहिए। ऐसा ना हो भी आप हीट दो और वो दोनों ही ट्रे का शोल्डर जो है वो एक ट्रे में शिफ्ट हो जाए मेल्ट होने के बाद। ये मैं कोशिश करूंगा भी एक ही अटेम्प्ट में, एक बार में ही ये ट्रे की बॉल बन जाए, दोबारा मुझे ट्राई ना करना पड़े। और हीट रखनी है अब 200 के आसपास, थोड़ी दूर से हीट लेके आनी है ताकि जो एक स्पॉट पे ही ऐसा ना हो सारी बॉल मेल्ट हो जाए और वो अपनी जगह से बाहर आ जाए। और इसके बाद थोड़ा पेस्ट देंगे और उसके बाद एक बार मैं फिर से इसको हीट कर लूँगा ताकि जो ट्रे में हर बॉल अपनी जगह पे बैठ जाए। मेरा ये मानना है भी कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, ये डबल डेकर भी कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। बस आप हर एक काम को तरीके से, बेशक थोड़ा टाइम लगता है, अपना टाइम पूरा लो और स्टेप बाय स्टेप इसको ठीक ठीक ढंग से करते चले जाओ। कोई काम ऐसा नहीं होता भी जो नामुमकिन हो। मुश्किल ज़रूर हो सकता है लेकिन नामुमकिन नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। ऊपर की ट्रे तैयार करने के बाद अब टाइम है सीपीयू को रिवॉल्व करने का। सीपीयू रिवॉल्व करते टाइम एक बात का जरूर ख्याल रखना भी कोई भी बॉल छोटी बड़ी ना हो। सीपीयू लगाने से पहले ये जरूर चेक कर लेना चाहिए। अगर कोई बॉल बड़ी होगी तो क्या होगा, साथ वाली बॉल को पीसीबी पे
बैठने नहीं देगी, वो पैड एनसी रह जाएगा, सीपीयू कनेक्ट नहीं होगा। ना छोटी होनी चाहिए, अगर छोटी होगी तो वैसे ही नहीं वो नीचे बोर्ड पे लग पाएगी, कनेक्शन बन पाएगा। तो इसलिए सीपीयू रीवॉल्व करते टाइम ये जरूर ख्याल रखना जरूरी है। इसके लिए थोड़ा हैंड स्किल अच्छा होना चाहिए, और कोशिश करो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, आपका एक बार में ही सीपीयू अच्छा बने। अब दूसरी तरफ मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ। कई बार क्या होता है, नीचे थोड़ी पीपीडी लगी है या कोई गंदगी लगी है तो ट्रे के अंदर जा सकती है, तो वापस जब हम रैम लगाएंगे तो उस टाइम प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जैसे अब देखो, जहाँ पे थोड़ा कॉटन, जहाँ कुछ नीचे से गंदगी थोड़ी है, तो वो ट्रे के अंदर जा चुकी थी। अब टाइम है रैम को रिवॉल्व करने का। सेम प्रोसेस भी मैं थोड़ी पीपीडी लगा के इसको हर पैड को रीसोल्ड कर लूँगा, ताकि जो बॉल अच्छी बने, नीचे पकड़ जल्दी बन जाए। ऐसा ना हो भी कोई बॉल नीचे लगी नहीं है, वो हवा में ही है। इससे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन ये उम्मीद कर सकते हैं अभी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, एक बार में ही हमारा सीपीयू डन होगा। और रैम भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसमें जिस साइड ज़्यादा पैड होते हैं वो ज़्यादातर ग्राउंड पैड होते हैं, तो बहुत से क्या करते हैं टेक्नीशियन, कभी कभी इनको लगाते ही नहीं, नीचे ट्रे ही नहीं बनाते, वो ऐसे ही रैम लगा देते हैं। तो ऐसा मत करना कभी भी। ये जो ग्राउंड पैड है ना, तो ये एक किस्म का हीट सिंक का भी काम करते हैं। रैम जब गर्म होती है तो उसकी सारी हीट क्या होती है, सीपीयू के थ्रू बोर्ड में चली जाती है, इन ग्राउंड पैड्स के थ्रू। ग्राउंड का भी काम करते हैं साथ में ये रैम के लिए या सीपीयू के लिए भी। जो सीपीयू के ग्राउंड पैड है वो हीट सिंक का काम करते हैं, तो उनको कभी इग्नोर मत करना। ग्राउंड के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट भी होते हैं, जो सप्लाई के साथ जो नेगेटिव और पॉजिटिव का भी काम करते हैं ना, तो उसलिए भी कभी भी ग्राउंड पैड्स को भी कभी इग्नोर मत करना। स्पेशली जो ऊपर वाली हम कई बार इग्नोर कर देते हैं भी, चलो ठीक है जी, वर्किंग पैड तो जिस साइड कम बोले हैं तो उस साइड है तो वो जरूरी है, लेकिन दूसरी साइड छोड़ ही देते हैं कई, तो छोड़ना मत कभी भी। उनको पूरा ट्रे को सही बनाना और रैम को भी पूरा अच्छे से रिवॉल्व करके वापस बिठाना। अब सीपीयू लगाने के बाद सबसे पहले क्या काम करना है, हमने पोर्ट चेक करनी है। तो रैम के विदाउट रैम जब हम सीपीयू लगा के यूएसबी लगा के चेक करेंगे यूएसबी पोर्ट बन रही है कि नहीं, तो वहाँ पे क्या बनेगी, यूएसबी नॉट रिकॉग्नाइज आएगा। तो पोर्ट नॉट रिकॉग्नाइज आ गया तो समझ लो अभी हमारा सीपीयू सही लग गया। उसके बाद रैम को से ठीक से अलाइन कर लो, ताजो रैम को हिलाना ना पड़े। जब हम रैम लगाएंगे तो रैम को शेक नहीं करना है, क्योंकि ऊपर वाली ट्रे जो है वो भी हमारी परफेक्ट बनी है, कोई बॉल छोटी बड़ी नहीं है। रैम भी हमने बहुत अच्छे से बनाई है, रिवॉल्व की है। तो उसके बाद उसको सही अलाइन करके सिर्फ हल्का सा सीपीयू को शेक कर दो। सीपीयू नीचे से शेक हो गया तो समझ लो रैम भी ऊपर अच्छे से बैठ गई, क्योंकि इसको शेक करने की जरूरत ही कोई नहीं है, क्योंकि रैम भी हमने रिवॉल्व किया और नीचे से ट्रे में भी हमने बॉल बनाई है। तो जब दोनों साइड सोल्डर है, तो जब दोनों साइड सोल्डर मेल्ट होके आपस में मिलेगा तो उसको शेक करने की जरूरत नहीं होती कोई। तो वो खुद बे खुद रैम अपने जगह पे अपनी जगह ले लेती है और सही से बैठ जाती है। अगर आप रैम को शेक करोगे तो कई बार ऐसा होता है भी रैम शेक होने के बाद उल्टा सोल्डर एक ट्रे से दूसरी ट्रे के साथ शॉर्ट हो सकता है या मिक्सअप हो सकता है। कोशिश करो इसको शेक ही ना करो, पहले ही एक बार में बस परफेक्ट काम करो। अब मैं इसके बाद में आसपास जो है सीपीयू के कैपेसिटर जो लगे हुए हैं इसकी सप्लाई पे एक बार ये चेक कर लूंगा, ये श्योर कर लूंगा सीपीयू और रैम लगाने के बाद भी कोई लाइन शॉर्ट तो नहीं है। अब मैं वापस इसको
बोर्ड में लगा फ़ोन में लगा के बोर्ड चेक कर रहा हूँ, शॉर्टिंग भी कोई नहीं है, सीपीयू और रैम भी परफेक्ट बैठी है। मैं चार्जर लगा के देखता हूँ सबसे पहले। ये देखिए चार्जर का लोगो आ गया, एम्पेयर सही ले रहा है ये फ़ोन, और ये परसेंटेज भी दिखाना शुरू कर दिया। ये एक बार में ही सब कुछ किया हमने फर्स्ट अटैम्प्ट में। ऐसा नहीं अभी ट्रे दोबारा बनाई, ऐसा नहीं अभी सीपीयू दोबारा बनाया, ऐसा भी नहीं है कोई सीपीयू और रैम लगाने के बाद कोई शॉर्टिंग आ गई। कोई काम मुश्किल नहीं है, बस उसको स्टेप बाय स्टेप अच्छे ढंग से करते चले जाओ, 100% सक्सेस मिलेगी। थैंक यू सो मच पूरी बीटीएस जीएसएम टीम की तरफ से। फ़ोन हमारा बिल्कुल ओके टेस्टेड है, परफेक्टली टच भी चल रही है सब कुछ। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस टाइम।